4 अप्रैल की सुलगती दोपहरी में राजस्थान के जिला बूंदी के कलेक्टरेट में विजय कुमार पहली बार आया था। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास रही होगी। वह सेना में नायब सूबेदार था। फौजी होने के बावजूद कलेक्टर ममता शर्मा के चेंबर में प्रवेश करते ही पता नहीं क्यों उस पर घबराहट हावी होने लगी थी और दिल बैठने लगा था। जिला कलेक्टर के सामने खड़े होते ही उसके पैर कांपने लगे और पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपना परिचय देने के बाद वह बोला, मैडम, 8 जनवरी 2018 को मेरे माता पिता की निर्दयता से हत्या कर दी गई। पुलिस न तो आज तक उनके शवों को बरामद कर पाए और न ही इस मामले में निष्पक्षता से जांच की गई। मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी मिल चुका हूं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हत्यारे छुट्टे घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इस कदर बेखौफ हैं कि मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते कहते विजय कुमार की आंखों से आंसू टपकने लगे। हिचकियां लेते हुए उसने कहा, मैडम, मेरे सैनिक होने पर धिक्कार है। कानून की बेरुखी और जलालत झेलने से तो अच्छा है कि मैं अपने परिवार समेत आत्महत्या कर लूं। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। हम तो बस अब इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहते हैं। ये कहते हुए उसने जिला कलेक्टर की तरफ एक दरख्वास्त बढ़ा दी जो महामहिम राष्ट्रपति को लिखी गई थी। उस दरख्वास्त में विजय कुमार ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की थी। जिला कलेक्टर ममता शर्मा ने एक बार सरसरी तौर पर सामने खड़े युवक का जायजा लिया। उनकी हैरानी का पारावार नहीं था, लेकिन जिस तरह पस्ती की हालत में वह अटपटी मांग कर रहा था, उसके तेवरों ने एक पल को तो उन्हें हिलाकर रख दिया था। वह बोली, कैसे फौजी हो तुम? जानते हो इच्छा मृत्यु की कामना काय करते हैं, फौजी नहीं। हौसला रखो और पूरा वाक्या मुझे एक कागज पर लिख कर दो। याद रखो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तफ्तीश में 1000 अड़चनें हो सकती हैं। गुत्थी सुझाने में वक्त लग सकता है। तुम लिख कर दो, मैं इसे देखती हूँ। अब तक सामान्य हो चुके विजय कुमार ने सहमति में सिर हिलाया और कलेक्टर के चेंबर से बाहर निकल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक फौजी का देश की कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया और वह अपने परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग करने लगा? सब कुछ जानने के लिए हमें 1 साल पहले लौटना होगा। विजय कुमार राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे का रहने वाला है। लाखेरी स्टेशन के नज़दीक ही उसका पुश्तैनी मकान है, जहां उसके माता पिता हजारीलाल और कैलाशीबाई स्थायी रूप से रहते थे। हजारीलाल के लाखेरी स्थित मकान में नवल किशोर नामक किराएदार भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बाजार में किराने की दुकान थी। हजारीलाल के 2 मकान कोटा में थे। कोटा के रायपुरा स्थित निधि विहार कॉलोनी में उनके बेटे विजय कुमार का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और 2 छोटे बच्चों के अलावा उसका छोटा भाई हरिओम था। विजय सेना में नायब सूबेदार था और उसकी तैनाती चाइना बॉर्डर पर थी। विजय छुट्टियों में ही घर आ पाता था। हजारीलाल का मझला बेटा विनोद इंदौर की किसी इंडस्ट्री में गार्ड लगा हुआ था। हजारीलाल का एक और मकान रायपुरा से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर डीसीएम चौराहे पर स्थित था। इस तिमंजिला मकान में दूसरी मंजिल हजारीलाल ने अपने लिए रख रखी थी। वह अपनी पत्नी के साथ 10-15 दिनों में कोटा आते रहते थे ताकि बेटे के परिवार की खैर खबर ले सकें। अलबत्ता वे रुकते इसी मकान में थे। उस मकान का नीचे वाला तल उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को किराए पर दिया हुआ था, जहां बैंक का एटीएम भी था। तीसरी मंजिल पर करौली के मानाखोर का घनश्याम मीना पत्नी राजकुमारी के साथ किराए पर रह रहा था। हजारीलाल और घनश्याम मीना का परिवार एक दूसरे से काफी घुला मिला था। घनश्याम पर तो हजारीलाल का अटूट भरोसा था। दंपति जब कोटा में होते थे तो अक्सर उनका वक्त बेटे विजय कुमार के परिवार के साथ ही गुजरता था, लेकिन रात को वह अपने डीसीएम चौराहे के पास स्थित घर पर लौट आते थे। अलबत्ता दोनों के बीच टेलीफोन द्वारा संपर्क बराबर बना रहता था। हजारीलाल वक्त गुजारने के लिए प्रॉपर्टी के धंधे से भी जुड़े हुए थे। इस धंधे में अंगद नामक युवक उनका मददगार बना हुआ था। अंगद रायपुरा स्थित विजय कुमार के मकान के पीछे ही रहता था। बिहार का रहने वाला अंगद विजय कुमार का अच्छा वाकिफदार था। ट्यूशन से गुजारा करने वाला अंगद विजय के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता था। अंगद प्रॉपर्टी के कारोबार के मामले में पारखी था, इसलिए हजारीलाल भी उसका लोहा मानते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
इसी बीच अजीबोगरीब घटना ने ठहरे हुए पानी में जैसे हलचल मचा दी। दरअसल हजारीलाल की पत्नी कैलाशीबाई की अलमारी से उनका मंगलसूत्र गायब हो गया। हीराजड़ित मंगलसूत्र काफी कीमती था, लिहाजा घर के सभी लोग परेशान हो गए। कैलाशीबाई का रोना भी वाजिब था। घर में बाहर का कोई शख्स आया नहीं था और किराएदार घनश्याम पर उन्हें इतना भरोसा था कि उसे पूछना भी हजारीलाल दंपति को ओछापन लगा। आखिर मंगलसूत्र की चोरी का गम खाए हजारीलाल दंपति माहौल बदलने के लिए लाखेरी लौट गए। इस बाबत उन्होंने अपने बेटे विजय कुमार की पत्नी ममता को भी जानकारी दे दी। लेकिन असमंजस में डूबी बहू भी सास को तसल्ली देने के अलावा क्या कर सकती थी। हजारीलाल तो इस सदमे को पचा गए, लेकिन कैलाशीबाई के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक स्त्री के सुहाग की निशानी मंगलसूत्र का इस तरह चोरी चले जाना उनके लिए सबसे बड़ा अपशकुन था। उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि आखिर कौन था जो उनका मंगलसूत्र चुरा ले गया। पत्नी को लाख समझा रहे हजारीलाल की तसल्ली भी कैलाशीबाई के दुख को कम नहीं कर पा रही थी। 5 जनवरी 2018 को हजारीलाल को अपने किराएदार घनश्याम मीना का फ़ोन मिला तो उनकी आंखें चमक उठीं। उसने बताया कि करौली के मानाखोर कस्बे में एक भगत जी हैं जिन पर माता की सवारी आती है। माता की सवारी आने पर भगत जी में अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है और उस समय वह भूत भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपका मंगलसूत्र कहाँ और कैसे गायब हुआ, ये सब भगत जी बता देंगे। आप कहो तो मैं आपको वहां ले चलूंगा ताकि मंगलसूत्र का पता लग सके। हजारीलाल और उनकी पत्नी पुराने विचारों के थे, लिहाजा टोने टोटकों में ज्यादा ही विश्वास करते थे। लिहाजा उन्होंने आनन फानन में करौली जाने का प्रोग्राम बना लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी उन्हें ले जाने के लिए लाखेरी पहुंच गए। हजारीलाल ने तब अपने बड़े बेटे के परिवार को खबर करने और सबसे छोटे बेटे हरिओम को भी साथ ले चलने की बात कही तो घनश्याम ने उन्हें समझाते हुए कहा, यह बातें गोपनीय रखनी होती हैं। माता की सवारी पर अविश्वास करोगे तो माता रानी कुपित हो सकती हैं। तब अहित हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए घनश्याम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में सिर हिला दिया। हजारीलाल के मन में संदेह का कीड़ा तो कुलबुलाया, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए वह चुप लगा गए। लेकिन हजारीलाल ने अपने अचानक करौली जाने की बात मौका मिलते ही अपने किराएदार नवल किशोर को जरूर बता दी। हजारीलाल ने नवल किशोर को जो कुछ बताया उसने सुन लिया। इसमें उसे ऐतराज होता भी तो क्यों? घनश्याम को उसने देखा भी नहीं था तो पूछताछ करता भी तो किससे? लेकिन नवल किशोर उस वक्त जरूर कुछ अचकचाया जब सोमवार 8 जनवरी 2018 को एक शख्स लाखेरी स्थित मकान पर पहुंचा। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था और वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। नवल किशोर को हजारीलाल की गैरमौजूदगी में किसी अजनबी द्वारा मकान का दरवाजा खोलना अटपटा लगा तो उसने फौरन टोका, अरे भाई आप कौन हो और यह क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही वह आदमी कुछ हड़बड़ाया, फिर बोला, मेरा नाम घनश्याम है और मैं हजारीलाल जी के डीसीएम चौराहे के पास वाले मकान में रहता हूँ। हजारीलाल जी के भेजने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल करौली में भगत जी का भंडारा हो रहा है। हजारीलाल जी ने मुझे यहाँ अपने कपड़े लेने के लिए भेजा है। नवल किशोर को ये तो मालूम था कि हजारीलाल पत्नी के साथ करौली गए हुए हैं, लेकिन उसे घनश्याम की बातों पर तसल्ली इसलिए नहीं हुई कि हजारीलाल किसी को अपने घर की चाबियां भला कैसे सौंप सकते हैं। अपना शक दूर करने के लिए नवल किशोर ने कहा, ठीक है, आप उनसे मोबाइल पर मेरी बात करवा दो। घनश्याम ने ये कहकर नवल किशोर को निरुत्तर कर दिया कि गांव देहात में नेटवर्क काम नहीं करने से उनसे बात नहीं हो सकती। नवल किशोर की शंका दूर नहीं हुई। उसने एक पल सोचते हुए कहा, तो ठीक है, कोटा में हजारीलाल जी के बेटे बेटियां रहते हैं, उनसे बात करवा दो। घनश्याम ने ये कहकर टालने की कोशिश की कि उनका बेटा तो चाइना बॉर्डर पर तैनात है और कोटा में रह रही उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर मुझे मालूम नहीं है। लेकिन नवल किशोर तो जिद ठाने बैठा था। उसे घनश्याम की नानुकर खटक रही थी। वह अपनी शंका दूर करने पर तुला था। उसने कहा, ठीक है, उनकी पत्नी का नंबर मुझे मालूम है, मैं कर लेता हूं उनसे बात। घनश्याम कोई टोकाटाकी करता, तब तक नवल किशोर अपने मोबाइल पर विजय कुमार की पत्नी ममता का नंबर मिला चुका था। लेकिन संयोग ही रहा कि ममता का फोन स्विच ऑफ निकला। आखिर हार कर नवल किशोर ने घनश्याम से कहा, कोटा में हजारीलाल जी के परिवार का कोई तो होगा जिसका नंबर आपको मालूम हो।
हाँ, उनकी बेटी माया का नंबर मालूम है, घनश्याम ने अचकचाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर उन्हीं से बात करवा दो, कहते हुए नवल किशोर ने घनश्याम के चेहरे पर नजरें गड़ा दीं। मोबाइल पर माया इस बात की तस्दीक तो नहीं कर सकी कि उसके पिता करौली गए हुए हैं और किसी को उन्होंने कपड़े लाने के लिए भेजा है। अलबत्ता इतना जरूर कह दिया कि घनश्याम हमारे कोटा वाले मकान में किराएदार हैं। मैं इनको जानती हूँ। अगर ये मामबाऊ जी के कपड़े लेने के लिए आए हैं तो ले जाने देना, लेकिन बाद में चाबी अपने पास ही रख लेना। नवल किशोर को अब क्या ऐतराज होना था। घनश्याम रात को वहीं रुक गया और बोला कि सुबह को हजारीलाल जी के कपड़े आदि लेकर चला जाएगा। लेकिन अगली सुबह नवल किशोर की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि घनश्याम वहां से जा चुका था। अब नवल किशोर के शक का कीड़ा कुलबुलाना लाजिमी था कि इस तरह घनश्याम का चोरी छिपे जाने का क्या मतलब। नवल किशोर को ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि उसे चाबी सौंप कर जाना चाहिए था, लेकिन वो चाबी भी साथ ले गया। मंगलसूत्र की गुमशुदगी को लेकर कैलाशीबाई किस हद तक सदमे में थी, इस बात को उनकी बहू ममता अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसकी अपनी सास से फोन पर बात होती रहती थी। एक दिन ममता ने अपने देवर हरिओम से कहा कि वह लाखेरी जाकर मां को ले आए ताकि बच्चों के बीच रहकर उनका दुख कुछ कम हो सके। भाभी के कहने पर हरिओम ने 9 जनवरी को पिता हजारीलाल को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच्ड ऑफ होने के कारण बात नहीं हो सकी। हरिओम सोचकर चुप्पी साध गया कि शायद फोन बंद करके वह सो रहे होंगे। ममता भाभी को भी उसने ये बता दिया। अगले दिन ममता के कहने पर हरिओम ने फिर पिता को फोन लगाया। उस दिन भी उनका फोन बंद मिला। ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो न सिर्फ हरिओम के लिए बल्कि ममता के लिए भी यह हैरानी वाली बात थी। ममता के मुंह से बरबस निकल पड़ा, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। वह अंदेशा जताते हुए बोली, भैया जरूर अम्मा बाऊजी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। ममता ने देवर को सहेजते हुए कहा, तुम ऐसा करो, नवल किशोर से बात करो, शायद उसे कुछ मालूम हो। हरिओम ने नवल किशोर से बात की। उसने जो कुछ बताया उसे जानकर ममता और हरिओम दोनों सन रह गए। नवल किशोर ने तो यहाँ तक बताया कि उसने घनश्याम द्वारा कपड़े ले जाने की बाबत तस्दीक करने के लिए भाभी को फ़ोन भी लगाया था, लेकिन फ़ोन स्विच्ड ऑफ मिला। लेकिन माया ने बात कराने पर उसकी शंका दूर हुई थी। ममता वहीं सिर थाम कर बैठ गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अम्मा बाऊजी हमें बिना बताए करौली कैसे चले गए? घर की चाबी तो अम्मा किसी को देती ही नहीं थी। घनश्याम चाबी लेकर लाखेरी वाले घर कैसे पहुंच गया? इसके बाद तो मंगलसूत्र की चोरी को लेकर भी ममता का शक पुख्ता हो गया। उसने हरिओम से कहा, भैया घर से अम्मा का मंगलसूत्र भी जरूर घनश्याम ने ही चुराया होगा, तुम जरा घनश्याम को फोन तो लगाओ। हरिओम ने फोन किया तो उसके मुंह से अस्फुट स्वर ही निकल पाए, भाभी घनश्याम का फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है, मैं उसे डीसीएम चौराहे के घर पर जाकर पकड़ता हूँ। कहने के साथ ही हरिओम फुर्ती से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद हरिओम लौट आया। उसका चेहरा फक पड़ा हुआ था। हरिओम का चेहरा देखते ही ममता माजरा समझ गई। अटकते हुए उसने कहा, नहीं मिला ना। हरिओम भी वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। भाभी वो तो अपनी पत्नी के साथ सारा सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुका है। बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब ममता के लिए अपने पति को सब कुछ बताना जरूरी हो गया था। ममता ने फोन से बॉर्डर पर तैनात पति को पूरा माजरा बता दिया। विजय उस समय सिर्फ इतना ही कहकर रह गया कि तुम थाने में अम्मा बाऊजी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दो। किराएदार घनश्याम की बाबत भी सब कुछ बता देना, फिर मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। इसके साथ ही विजय ने इंदौर में रह रहे अपने मंझले भाई विनोद को भी फोन कर पूरी बात बता दी और कहा कि तुम फौरन पहले लाखेरी पहुंचो और पता करो कि उनके साथ क्या हुआ है। माता पिता जिस तरह रहस्यमय ढंग से लापता हुए सुनकर विजय अचंभित हुआ। इससे पहले ममता ने उद्योग नगर थाने में अपने ससुर हजारीलाल और सास कैलाशीबाई की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी थी। अपने परिवार समेत करौली के मानाखोर गांव में पहुंचे विजय ने घनश्याम मीना और कथित भगत जी की तलाश करने की भरपूर कोशिश की ताकि मां बाऊजी का पता चल सके, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। छानबीन करने पर उसे पता चला कि भगत जी नामक कोई तांत्रिक वहां था ही नहीं। घनश्याम के बारे में उसे पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी।
विजय ने पुलिस से संपर्क किया। उसने उद्योग नगर पुलिस के जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह से आग्रह किया कि आप एक बार करौली का चक्कर लगा लीजिए। वह वहां गए लेकिन उनकी कोशिश निरर्थक रही। फिर जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कॉल डिटेल्स का हवाला देते हुए कहा कि मामला लाखेरी का है, इसलिए मामले की रिपोर्ट लाखेरी में ही करानी होगी। विनोद भी लाखेरी पहुंच चुका था। उसने भाई विजय को जो कुछ बताया उससे रहे सहे होश भी फाख्ता हो गए। घर की अलमारियों और संदूक के ताले टूटे पड़े थे। उनमें रखे हुए अचल संपत्तियों के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थी। इससे स्पष्ट था कि कपड़े लेने के बहाने आया घनश्याम सब कुछ बटोर कर ले गया। 27 जनवरी 2018 को विजय ने लाखेरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए घनश्याम मीना पर ही अपना शक जताया। इस मौके पर विजय के साथ आए उसके भाई विनोद ने चोरी गए सामान का पूरा ब्यौरा पुलिस को दिया। पुलिस ने रिपोर्ट में भादमवी की धारा 365 व 380 और दर्ज करके जांच एसआई नंदकिशोर के सुपुर्द कर दी। दिन रात की भाग दौड़ के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। एसपी योगेश यादव, सीओ नरपत सिंह तथा थाना प्रभारी कौशल्या से जांच की प्रगति का ब्यौरा बराबर पूछ रहे थे, लेकिन कोई उम्मीद जगाने वाली बात सामने नहीं आ रही थी। इस बीच पुलिस ने गुमशुदा हजारीलाल दंपति के फोटोशुदा इनामी इश्तहार भी बंटवाए और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवा दिए। इसके बाद पुलिस ने घनश्याम मीना के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इसका नतीजा जल्दी ही सामने आ गया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घनश्याम मीना की ज़्यादातर बातचीत करौली जिले के लांगरा कस्बे के मुखराम मीना से ही हो रही थी। लक्ष्य सामने आ गया तो पुलिस की बाछें खिल गईं। सीओ सुरेंद्र सिंह ने एसपी योगेश यादव को बताया तो उन्होंने करौली के एसपी अनिल कयाल से जांच में सहयोग करने की मांग की। नतीजतन सीओ सुरेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कौशल्या की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने करौली के लांगरा कस्बे से मुखराम मीना को दबोच लिया। अखबारी सुर्खियों में ढली इस खबर में करौली एसपी अनिल कयाल ने मुखराम मीना की 4 फरवरी को गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी और कहा कि मुखराम के साथियों और गुमशुदा दंपति को तलाशने में पुलिस टीमें पूरी तरह जुटी हुई हैं। पुलिस पूछताछ में मुखराम बार बार बयान बदल रहा था। उसने स्वीकार किया कि घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी के साथ हम हजारीलाल और उसकी पत्नी कैलाशीबाई को लेकर टेम्पो से साथलपुर के जंगल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने दोनों की अंधेरे में हत्या कर दी थी। मुखराम ने बताया कि काम को अंजाम देने के बाद वह साथलपुर गांव चले गए थे। चूंकि पुलिस को उससे और भी पूछताछ करनी थी, इसलिए उसे 5 फरवरी को मुंसिफ न्यायालय लाखेरी में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। मुखराम के बताए स्थान तक लाखेरी पुलिस दल के साथ भरतपुर जिले की लागरा पुलिस के एएसआई राजूली सिंह तथा डॉग स्क्वायर टीम के कांस्टेबल देवेंद्र, ओमवीर और हिम्मत सिंह भी थे। मुखराम द्वारा बताई गई हत्या वाली जगह से पुलिस को साड़ी के टुकड़े, खून सने पत्थर और एक हड्डी का टुकड़ा तो मिला, लेकिन लाशों का कहीं कोई अता पता नहीं था। मुखराम अपने उसी बयान पर अड़ा था कि महिला की हत्या तो हमने यहीं पत्थरों से की थी और शव को भी यहीं गाड़ दिया था। इसके बाद शव कहाँ गया ये पता नहीं। बरामद चीजों को जब खोजी कुत्ते को सुंघाया तो वो पहले वाली जगह पर जाकर ठिठक गया। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हुए पत्थर भी जब्त कर लिए। पुलिस की सख्ती के बावजूद मुखराम सवालों का जवाब देने से कतराता रहा। हत्या में सहयोगी रहे घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी कहाँ हैं? और हजारीलाल की हत्या कहाँ की गई? वृद्ध दंपति की हत्या की आखिर क्या वजह थी आदि पूछने पर मुखराम ने बताया कि कोटा में हजारीलाल का तकरीबन 50 लाख रुपए की कीमत का एक प्लॉट है। घनश्याम और उसकी पत्नी इस पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने हजारीलाल से औने पौने दामों में इस प्लॉट का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उस प्लॉट को हड़पने के लिए ही उनके मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने मुझे अच्छी रकम देने का वादा कर इस योजना में शामिल किया था। पुलिस ने आखिर तेवर बदलते तो मुखराम ने मुंह खोलने में देर नहीं की। उसने बताया कि हजारीलाल की हत्या साथलपुर के पास स्थित धमनिया के जंगल में की थी। धमनिया जंगल में मुखराम की बताई गई जगह पर हजारीलाल के कपड़े और खून सने पत्थर तो मिले, लेकिन शव नहीं मिला। घनश्याम मीना और उसकी पत्नी राजकुमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि घनश्याम अपनी पत्नी के साथ केरल के कालीघाट में रह रहा है। मुखराम से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। घनश्याम मीना और राजकुमारी को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम कालीघाट रवाना हो गई।
इत्तफाक से ये दोनों घर पर ही मिल गए। 8 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस राजस्थान लौट आए। पूछताछ में घनश्याम मीना और उसकी पत्नी राजकुमारी ने जो बताया उसे सुनकर तो पुलिस अधिकारियों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि हत्या में ट्यूटर और प्रॉपर्टी के बिजनेस में हजारीलाल का विश्वसनीय बना रहने वाला अंगद भी शामिल था। पुलिस इधर उधर खाक छान रही थी और अंगद बिना किसी डर के विजय के पड़ोस में बैठकर चैन की बंसी बजा रहा था। पता चला कि पूरी घटना का सूत्रधार और ताना बाना बुनने वाला अंगद ही था। उस पर हजारीलाल का जितना अटूट भरोसा था, कमोबेश विजय का भी उतना ही था। घर पर बेरोकटोक आने जाने और मीठी बातों से रिझाने वाले अंगद पर शंका होती भी तो कैसे, जबकि सच्चाई ये थी कि डीसीएम इलाके में हजारीलाल के लगभग 50 लाख के प्लॉट पर अंगद की शुरू से ही निगाहें थीं। विश्वसनीयता की आड़ में अंगद इस प्लॉट को किसी तरह फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की ताक में था, लेकिन हजारीलाल पर उसका दांव नहीं चल पा रहा था। आखिरकार उसे एक ही रास्ता सूझा कि हजारीलाल दंपति को मौत के घाट उतार कर ही यह प्लॉट कब्जाया जा सकता था। अपनी योजना का तानाबाना बुनते हुए उसने पहले घनश्याम मीना को उनके डीसीएम चौराहे के पास स्थित घर में किराए पर रखवाया, फिर मीना को उनका विश्वास जीतने में भी मदद की। आखिरकार जब हजारीलाल का घनश्याम पर अटूट भरोसा हो गया तो पहले उसने किसी तरह कैलाशीबाई का कीमती मंगलसूत्र चोरी कर लिया। मंगलसूत्र की चोरी से हताश निराश दंपति को जाल में फंसाने के लिए तांत्रिक तक पहुंच बनाने का पासा फेंका। अंगद ने घनश्याम से कहा कि वह योजना में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को मोटे पैसों का लालच देकर शामिल कर ले। तब घनश्याम ने करौली के रहने वाले अपने एक वाकिफकार मुखराम को योजना में शामिल किया। सारा काम घनश्याम, राजकुमारी और मुखराम ने ही अंजाम दिया। अंगद तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। पुलिस ने कोटा से अंगद को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने भले ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन लाख सिर पटकने के बाद भी शव बरामद नहीं किए जा सके। कथा लिखने तक चारों अभियुक्तों की जमानत हो चुकी थी। कानून के जानकारों का कहना है कि जब लाश ही बरामद नहीं होगी तो अभियुक्तों को सजा कैसे मिलेगी। सवाल यह है कि हर तरह से समर्थ पुलिस आखिरकार हजारीलाल दंपति के शव बरामद क्यों नहीं कर सकी। विजय कुमार तो दोहरे आघात से छटपटा रहा है। एक तो वृद्ध माता पिता की निर्मम हत्या, फिर शवों की बरामदगी तक नहीं हुई। विजय का दुख इन शब्दों में फूट पड़ता है कि कैसा बेटा हूँ, माँ बाप की हत्या हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया। उनकी अंत्येष्टि तक नहीं हो सकी। विजय मंत्रियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक से इंसाफ की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। एक तरफ तो विश्वास और इंसाफ की हत्या का दर्द, तो दूसरी तरफ हत्यारे बेखौफ घूमते हुए उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि कलेक्टर से गुहार लगाने के बावजूद भी इस केस में कोई प्रगति नहीं हुई। कथा पुलिस और पारिवारिक सूत्रों पर आधारित